हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और आज हम लोग फिर समुदाय से ही संबंधित चर्चा करने वाले हैं। समुदाय में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है ग्रामीण समुदाय। आखिर में ग्रामीण समुदाय के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने कौन कौन से विचार दिए हैं, ग्रामीण समुदाय हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रखता है और इसके साथ ही ग्रामीण समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या लक्षण हैं और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जब बात ग्रामीण समुदाय की आती है तो हम सभी के मन में ख्याल ये आता होगा कि आखिर में ग्रामीण समुदाय का अस्तित्व कैसे आया है। तो जब मानव घुमंतु जीवन से एक अस्थायी जीवन की तरफ जब अग्रसर हुआ तो कहीं ना कहीं हमें गांव का अस्तित्व देखने को मिलता है और वहीं से ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति देखी जाती है। लैंडिस ने अपनी पुस्तक रूरल लाइफ इन प्रोसेस में ग्रामीण शब्द की व्याख्या के लिए 3 बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट्स आप लोगों को मिल रहा है कि ये पीएच लैंडिस जो हैं, ये इनकी पुस्तक है रूरल लाइफ इन प्रोसेस। तो ये पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन्होंने इस पुस्तक में जो ग्रामीण शब्द की व्याख्या की है और इसके लिए जो 3 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई हैं वो ये है कि प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता इसमें देखने को मिलती है। जो ग्रामीण समुदाय होता है इसमें प्रकृति पर डायरेक्ट हम निर्भर होते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कृषि है या फिर जंगलों की बात करें तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रकृति पर हमें प्रत्यक्ष निर्भरता देखने को मिलती है। ग्रामीण समुदाय का सीमित आकार होता है और यहाँ पे जो संबंध होते हैं वो काफ़ी घनिष्ठ होते हैं और प्राथमिक संबंध देखने को मिलते हैं। इन्हीं के जो ये 3 लक्षण इन्होंने बताए हैं इसी के अनुसार इनकी परिभाषा भी है। अभी इनकी परिभाषा में ये तीनों जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलेगी। तो लैंडिस के अनुसार ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हों, पहला पॉइंट जो है। जिसका आकार सीमित हो, ये दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तथा घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये इनकी परिभाषा में सम्मिलित है और ये तीनों सिर्फ आप लोगों को अगर पॉइंट याद रहेंगे तो पीएच लैंडिस की जो परिभाषा है ग्रामीण समुदाय से संबंधित वो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कथन है मैरिल और एल्ड्रिज का। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे मैरिल और एल्ड्रिज का जो की टर्म्स हमें देखने को मिलता है वो ये है कि ये संस्थाओं की बात करते हैं और व्यक्तियों के संकलन की बात करते हैं। तो आप लोगों को पूरी परिभाषा नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना मैरिल और एल्ड्रिज लिखिए, उनके सामने सिर्फ आप लोग ग्रामीण समुदाय का जो टॉपिक है उसमें आप लोग बस मैरिल और एल्ड्रिज लिखिए, आगे संस्थाओं व्यक्तियों का संकलन और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। सिर्फ इतना भी आप लोगों ने लिख लिया और जब भी ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये मैरिल और एल्ड्रिज के द्वारा कहा गया है। श्रीवास्तव का कथन है कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों। तो ये श्रीवास्तव का एक महत्वपूर्ण कथन है। इसके कथन में जो की टर्म हमें देखने को मिलेगा वो है कि प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन होता है। अब यहाँ पे बर्ट्रांड की बात करें तो बर्ट्रांड ने ग्रामीणता के निर्धारण के 2 आधार इन्होंने बताए हैं। पहला है कृषि द्वारा आय या जीवन यापन इनका होता है। तो जो ग्रामीणता होती है, जो ग्रामीण समुदाय है, यहाँ पे इसके निर्धारण के 2 आधार हैं कि किस प्रकार से हम कहेंगे कि ये ग्रामीण समुदाय है या एक गांव है। तो यहाँ पे कृषि द्वारा आय या जीवन यापन होता है
और दूसरा पॉइंट है कि कम घनत्व वाला ये जनसंख्या क्षेत्र होता है। तो यहाँ का जो जनसंख्या क्षेत्र है कम घनत्व अर्थात एक कोई विशेष एरिया जो है, जैसे कि हम 1 किलोमीटर की अगर एक एरिया हम मान लेते हैं तो इस एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी कम जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। सिम्स के अनुसार समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्रों में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसमें समस्त अथवा अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है। तो यहाँ पे मानवीय हितों की पूर्ति की बात सिम्स कहते हैं। सैंडरसन का कथन है कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिसमें वह खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों तथा पूर्वा या ग्रामों में रहती हैं और जो उनकी सामान्य क्रियाओं का केंद्र है। तो सैंडरसन का जो कथन है ग्रामीण समुदाय को लेके, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कथन है, क्योंकि इसमें अगर आप लोग देखें तो ऊपर की लाइन अगर आप लोगों को ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये जो टर्म्स दिखाई देते हैं कि खेतों के चारों ओर बिखरी हुई झोपड़ियाँ जो होती हैं पूर्वा या फिर ग्रामों में रहती हैं, तो इस प्रकार के जो स्थानीय क्षेत्रीय लोग रहते हैं और उनकी सामान्य क्रियाएं होती हैं, तो इस प्रकार से उनको हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं। तो सैंडरसन का कथन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ये आसानी से याद भी हो जाएगा। फेयरचाइल्ड का कथन है कि ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। तो यहाँ पे फेयरचाइल्ड के कथन में अगर हम देखें तो ये इनके की टर्म्स निकल के आ जाएंगे। इनके की टर्म्स में सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की बात ये करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है वो याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता जो होती है, सिर्फ इतना भी अगर आप लोगों को याद रहा ग्रामीण समुदाय से संबंधित, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ये फेयरचाइल्ड का कथन है। अब यहाँ पे ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ग्रामीण समुदाय में जीवन यापन जो होता है वह प्रकृति पर निर्भर होता है, समुदाय का छोटा आकार होता है, जनसंख्या जो होती है वो काफ़ी कम पाई जाती है, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलेगा, सजातीयता अर्थात होमोजेनिटी पाई जाती है, अर्थात सभी लोग लगभग एक ही प्रकार के जो जीवन जीने का तरीका होता है उनका होता है, व्यवहार करने का तरीका। तो इस प्रकार से सजातीयता पाई जाती है। प्राथमिक संबंधों की यहाँ पे प्रधानता हमें देखने को मिलती है। जीवन जो होता है इनका काफ़ी सरल और सादा होता है। सामाजिक गतिशीलता का हमें अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो पूरा ग्रामीण समुदाय है वो प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार से जो सामाजिक गतिशीलता हमें देखने को वो बहुत कम मिलती है। यहाँ की एक विशेषता और देखने को हमें मिलती है कि धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियों का ग्रामीण समुदाय में बहुत ज़्यादा महत्व देखने को हमें मिलता है। और 10वां पॉइंट है कि सामुदायिक भावना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एक ग्रामीण समुदाय की कुछ विशेषताएं थीं। अब अगर हम लोग भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर में भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। चार्ल्स मेटकाफ यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और चार्ल्स मेटकाफ का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि ग्रामीण समुदाय जो होते हैं वो छोटे छोटे गणराज्य हैं। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है संयुक्त परिवार। और इसका अगर हम
देखें कि किन्होंने समर्थन किया है, तो के एम पर्णिकर और इरावती कर्वे ने इसका काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया है। के एम पर्णिकर ने ये कहा था कि अगर हमें भारत में अगर परिवार को समझना है तो हमें संयुक्त परिवार को ही समझना होगा। अर्थात इन्होंने ऐसा माना है कि परिवार का अगर कोई स्वरूप भारत में हमें है देखने को मिलता है या अस्तित्व में है तो वो संयुक्त परिवार है। यहीं पे इरावती कर्वे ने कहा है कि हमें अगर भारतीय जो समाज है वो उसको समझना है तो कहीं न कहीं हमें यहाँ की जो भाषाई जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था है और संयुक्त परिवार ये हमें तीनों समझने की ज़रूरत है। जब तक हम भाषाई व्यवस्था, जातीय व्यवस्था या फिर हम इसे भाषाई संरचना कह सकते हैं, जातीय संरचना कह सकते हैं और साथ में संयुक्त परिवार, इन तीनों को हम समझते हुए ही भारतीय समाज को समझ सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इरावती कर्वे ने इन तीनों की बात की है कि अगर हमें भारतीय समाज को समझना है तो कहीं ना कहीं हमें इसकी भाषाई संरचना जो है, जातीय संरचना जो है और संयुक्त परिवार है, इन तीनों को हमें पहले समझना होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ का जो भारतीय ग्रामीण समुदाय है, यहाँ पे मुख्य जो व्यवसाय होती है वो हमें कृषि देखने को मिलती है। यहाँ पे जाति प्रथा देखने को मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ जाति प्रथा का अगर महत्व देखा जाए तो हमें भारत में ही देखने को मिलता है। और जाति प्रथा पे जो एक जाति व्यवस्था की बात करें तो मजूमदार ने इसका काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया था और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप लोगों को अगर याद हो तो इन्होंने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो ये कथन मजूमदार का है। यहाँ पे हमें जजमानी प्रथा देखने को मिलती है। जजमानी प्रथा की अगर हम बात करें तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण समुदाय है वहाँ पे जो विभिन्न वहाँ पे समूह पाए जाते हैं या विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं तो सभी जो लोग होते हैं वहाँ पे एक दूसरे को सेवाएं किसी न किसी रूप में प्रदान करते हैं और इस प्रकार से ग्रामीण समुदाय में एक दूसरे के प्रति निर्भरता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जजमानी जो प्रथा है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भी सेवाएं प्रदान करने वाली जातियाँ होती हैं वो सेवाएं प्रदान करती हैं और जो जजमान होते हैं अर्थात जो सेवाएं ग्रहण करते हैं वो लोग भी इसके बदले में चाहे वो नगद वेतन या भुगतान दें या फिर वस्तुओं से भुगतान करें, कहीं ना कहीं एक सेवाओं का आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है। इसको दो प्रकार से यहाँ पे जो विचारकों ने अध्ययन किया जजमानी प्रथा को, तो दो प्रकार से इन्होंने देखा है। पहला है दृष्टिकोण जो है वो है प्रकार्यवादी। तो जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण था इसका अध्ययन वाइजर के द्वारा किया गया है। वाइजर ने माना था कि जो जजमानी व्यवस्था है या जजमानी प्रथा है वह कहीं ना कहीं जो ग्रामीण समुदाय है इसमें एक सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉजिटिव वे में या सकारात्मक वे में देखते हैं। वहीं पे जो दूसरा दृष्टिकोण है वह संघर्षवादी दृष्टिकोण है और इसके समर्थक हमें ऑस्कर लेविस, बिडलमैन और बेरेमन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इन लोगों का ऐसा मानना था, बिडलमैन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो ये जजमानी व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं एक शोषण पूर्व व्यवस्था है। तो हमें कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में एक दूसरे का शोषण करते हुए लोग नज़र आते हैं। यहाँ की एक और हमें जो खासियत देखने को मिलती है वो है ग्राम पंचायत और इसी ग्राम पंचायत व्यवस्था को ही चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य होते हैं, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होता है तो ये प्रत्येक ग्राम का एक मुखिया भी होता है और इस प्रकार से उस गांव में जो भी एक कार्य संचालन किया जाता है तो वो वहां के गांव के द्वारा ही किया जाता है। इसी के बेस पे, इसी के आधार पे चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि ग्रामीण समुदाय जो हैं वो छोटे छोटे अपने आप में गणराज्य हैं, आत्मनिर्भर हैं, उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
यहीं पे ग्राम पंचायत को राधा कमल मुखर्जी ने मुंडा द्रविड़ संस्था कहा था और ये इन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट में कहा है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्राम पंचायत को ही राधा कमल मुखर्जी ने मुंडा द्रविड़ संस्था कहा है और ये इन्होंने अपनी डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट पुस्तक में इसका वर्णन किया है। अगला पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि जो भारतीय ग्रामीण समुदाय है वो कहीं न कहीं भाग्यवादिता पे ज़्यादा विश्वास करता है, अर्थात वो भाग्यवादी होते हैं। जो अगर हमने जो चाहा वो किया तो वो तो ठीक है, वो हमारे भाग्य में था तो मिला, अगर नहीं हो पाया तो हम सीधे सीधे ऐसा मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। यहाँ का जो जीवन होता है वो काफ़ी सरल और सादा पाया जाता है। यहाँ पे सामाजिक समरूपता पाई जाती है, जैसे कि पिछले में जो ग्रामीण समुदाय का जो हम लोग विशेषताएं देखें कि एक कॉमन ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषता होती है, तो उसमें हम लोगों को ये देखने को मिला था कि जो सामाजिक जो समरूपता होती है या समजातीयता पाई जाती है, होमोजेनिटी पाई जाती है, तो कहीं न कहीं सभी लोगों का जीवन जीने का तरीका एक जैसा ही होता है। यहाँ पे धर्म प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व पाया जाता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। यहाँ पे जो भारतीय समाज में हमें ग्रामीण समुदाय देखने को मिलता है, यहाँ पे जनमत का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि हमारा जो एक देश जो है अपना भारत देश वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जनमत का अधिक हमें महत्व देखने को मिलता है। यहाँ पे स्त्रियों की बहुत ही निम्न स्थिति देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें अपने भारतीय ग्रामीण समुदाय में अशिक्षा भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो ग्रामीण समुदाय है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग कि आखिर में महत्वपूर्ण कौन कौन से कुछ पॉइंट हैं जो कि ग्रामीण समुदाय से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारत में जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम अगर अध्ययन किसी के द्वारा किया गया था तो ये ब्रिटिश मानव शास्त्री विलियम वाइजर थे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये निकल के आता है कि भारत में जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो ये विलियम वाइजर ने किया था। विलियम वाइजर जो है वो किस देश से संबंधित हैं, तो ये ब्रिटिश मानव शास्त्री अर्थात ये ब्रिटेन से संबंधित हैं या फिर इंग्लैंड आप कह सकते हैं। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो कहाँ पे किया था, तो ये मैनपुरी ज़िले के करीमपुर गांव में किया था। तो यहाँ पे ये आप लोगों को एक और फैक्ट्स निकल के आता है। दूसरा एक और भी फैक्ट जो ये है कि द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है जो कि जजमानी व्यवस्था पे ही आधारित है और ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे अपने आप में एक लाइन में ही आप लोगों को जो जजमानी प्रथा से विलियम वाइजर से संबंधित सारे फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल गए। ऑस्कर लेविस जो है इन्होंने रामपुर कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो है रामपुर आपका ये गाजियाबाद में पड़ता है। ये गाजियाबाद का एक गांव है। तो ये ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव का इन्होंने अध्ययन किया था और इनकी जो पुस्तक है विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये ऑस्कर लेविस की है और ये 1958 में प्रकाशित हुई थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांव के अध्ययन की पहली बार व्यवस्थित शुरुआत की थी। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं इन्होंने ही गांव का एक व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया था और शायद आप लोगों को वो जगह भी याद हो कि आखिर में किस जगह पे इन्होंने किया था। तो इन्होंने मैक्सिको के टेपोजोलान, कहाँ पे किया था इन्होंने, मैक्सिको के टेपोजलान में इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। हालांकि हम लोग इसको आगे जो लेक्चर होगा उसको डिटेल में अभी हम लोग, क्योंकि अभी जो लिटिल कम्युनिटी की होती है अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तो उसमें भी हम लोग इनका चर्चा करेंगे।
अगला फैक्ट है कि 1950 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। और ये यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है इसके द्वारा ही तमाम उस समय ग्रामीण जो समुदाय थे वहाँ पे उनकी जो विभिन्न समस्याएं थी या वहाँ पे जो भी संबंधित मुद्दे थे उनसे संबंधित बहुत सारे सर्वे या सर्वेक्षण किए गए थे। 1950 के दशक में D.N. मजूमदार के नेतृत्व में ग्रामीण अध्ययन यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। तो अगर भारत की बात करें तो 1950 का दशक जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पे D.N. मजूमदार के द्वारा जो ग्रामीण जो अध्ययन था इसकी शुरुआत की गई थी। उसी साल में बहुत सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि रूरल प्रोफाइल है। ये 1950 के दशक की ही सारी घटनाएं हैं। रूरल प्रोफाइल जो कि खुद की D.N. मजूमदार की है, इंडियन विलेज S.C. दुबे की है, विलेज इंडिया मैकिम मैरियट की है, इंडियाज़ विलेज M.N. श्रीनिवास की है और सोसाइटी इन इंडिया इसके दो लेखक हैं। एक तो मैंडलबाम ने भी सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और एक और जो विचारक हैं A. अय्यप्पन, इन्होंने भी सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सोसाइटी इन इंडिया जो है इसको दो ऑथर ने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं एक ही नाम से। तो ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये मैंडलबाम की भी लिखी हुई पुस्तक है और A. अय्यप्पन के द्वारा भी सोसाइटी इन इंडिया लिखी गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि रूरल प्रोफाइल तो पता है कि मजूमदार की है। ये पुस्तक सुनने में भी ईजी लग रही है कि थोड़ा डिफरेंट है रूरल प्रोफाइल, हम मजूमदार से जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे तीन पुस्तकें जो हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं अपने आप में, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया और इंडियाज़ विलेज। इसको याद करने के एक तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडियाज़ विलेज की अगर बात करें सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि नाम में M.N. श्रीनिवास है और S जो स है लास्ट में, इसको हम लोग जो जैसा भी इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं। तो जब हम इंडियाज़ विलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे M.N. श्रीनिवास हो जाएंगे। वहीं पे अगर विलेज इंडिया और इंडियन विलेज ये दो पुस्तकें जो हैं उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडियन विलेज, विलेज जो है ये लास्ट में हमें विलेज आ रहा है, वैसे ही दुबे दोनों के लास्ट में ए की मात्रा हमें देखने को मिल रही है। ये जस्ट मैं आप लोगों को याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि ये जो दो पुस्तकें हैं इंडियन विलेज और विलेज इंडिया ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो मैंने चूँकि इसी प्रकार से इसे याद किया है, तो आप लोग हो सकता है कि आप लोग कुछ और भी ट्रिक अपना लें, लेकिन मेरी जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शायद आप लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी याद करने के लिए। तो जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं कि विलेज में हमें ए की मात्रा देखने को मिल रही है और ये सेकेंड उसमें वर्ड में मिल रही है। वहीं पे हमें दुबे के भी लास्ट में हमें ए की मात्रा देखने को मिल रही है। तो ये इंडियन विलेज जो है वो हम ऐसी दुबे से जोड़ देते हैं। वहीं पे विलेज इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी हमें ए की मात्रा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, इसको हम मैकिम मैरियट से जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को इंडियन विलेज, विलेज इंडिया, इंडियाज़ विलेज जिसमें मैंने बताया कि स लास्ट में आता है श्रीनिवास से, ये हम जोड़ सकते हैं, और सोसाइटी इन इंडिया मैंडलबाम और ये अय्यप्पन की है, जबकि रूरल प्रोफाइल खुद मजूमदार द्वारा लिखी गई है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को अगर और भी कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।